वेलकम टू गुरु आश्रम। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स जनवरी से जून तक जो हमने सीरीज शुरू की थी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 138 तक डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 138 तक। बाकी आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 से देखते हैं। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को क्या क्या प्रमोट किया गया। तो उस कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया था? तो ऑप्शन ए है लंगर, ऑप्शन बी है पंगत, ऑप्शन सी है चखना और ऑप्शन डी दावत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लंगर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 28 मई 2024 को पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के फूड शेफ ने क्या भाग लिए। इस कार्यक्रम में बिहार के व्यंजनों और उसकी खासियत पर विस्तार से चर्चा की गई। पिछले वर्ष 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर को क्या चिन्हित किया था? स्ट्रीट फूड हब के रूप में। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में क्या चिन्हित किया गया था, ठीक है ना। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था बिहारी व्यंजनों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। बिहारी व्यंजनों को जहाँ प्रमोट किया गया उसका नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था लंगर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के वैसे खाद्य जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। बिहार में खाद्य उत्पादों में सिलाव खाजा नालंदा का क्या है? एकमात्र उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। खाद्य उत्पादों में क्या है? तो सिलाव खाजा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलाव खाजा, कतरनी चावल और अभी हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। इसके अलावा मगही पान, शाही लीची, ऐसे कुछ जीआई टैग सबको मिला हुआ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार के 6 एग्री प्रोडक्ट को, किसको? तो बिहार के 6 एग्री प्रोडक्ट को क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। तो मुजफ्फरपुर की लीची है जिसे शाही लीची भी कहते हैं। भागलपुर का क्या है? जर्दालू आम है। भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला मखाना और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्या? मरचा चावल। सबसे रिसेंट में किसको दिया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, रिसेंटली अभी जो मिला है वो किसको मिला है? तो मरचा चावल को मिला है। ये जो चावल होता है इसका आकार बिल्कुल मिर्च की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कहीं कहीं बुक में आपको मिर्चा चावल मिलेगा, लेकिन मरचा चावल ही कहते हैं बिहार में, ठीक है। अब जीआई टैग रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसका चेन्नई में क्या है? मुख्यालय है तमिलनाडु में, ठीक है। और किसी भी वस्तु या उत्पाद को कितने 10 वर्ष की अवधि के लिए क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। और बिहार को आखिरी बार अप्रैल 2023 में पश्चिमी चंपारण के मरचे चावल, देखिए यहाँ भी मरचा चावल ही लिखा हुआ, मरचा चावल को क्या किया गया था? जीआई टैग दिया गया था। बिहार के उत्पादों की सूची जिन्हें क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो सिलाव खाजा है, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है। सुजनी कढ़ाई, ये हैंडक्राफ्ट हस्तकला है, हैंड आर्ट है। और सिक्की ग्रास क्या है? ये भी हस्तकला है, ठीक है। और किस किस प्रोडक्ट को मिला है ये देखते हैं। इसके अलावा देखिए आपको मधुबनी पेंटिंग, मैंने बार बार आपसे पूछा था कि बताना है कि मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था, आपको खुद देख के बताना, ठीक है। और कई बार मैं इस क्लास में बता भी चुका हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग ये भी क्या हस्तकला है। अपलिक यानी खटवा, ये भी हस्तकला है। भागलपुर सिल्क, ये पूरा बहुत ही फेमस है, ये भी क्या हस्तकला है। शाही लीची कृषि, कतरनी चावल कृषि, जर्दालू आम कृषि, मगही पान कृषि, मिथिला मखाना कृषि और मरचा चावल कृषि, ठीक है। तो ये सारे जीआई टैग आप बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। और रिसेंट में जो जीआई टैग मिला उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जिसे हम मरचा चावल कहते हैं वो मिला हुआ कहाँ से? तो पश्चिमी चंपारण से ध्यान रखना, ठीक है। 2023 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 140, अरविंद सिंह चंदेल जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट का क्या जज नियुक्त किया गया है, बताएं कि इससे पहले वो किस हाईकोर्ट के जज थे। तो ऑप्शन ए गुजरात हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है केरल हाईकोर्ट और ऑप्शन डी क्या है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा अरविंद सिंह चंदेल जी पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में क्या थे? जज थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि मौजूदा समय में पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, ठीक है। कृष्णन विनोद चंद्रन ने पहले डिस्कस कर चुका। उसके पहले कौन थे? संजय करोल जी। संजय करोल को उन्होंने स्थान लिया था। और पटना हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। और आपको ये भी बताना है, जो पहले बता चुका है, बिहार की स्थापना कब हुई थी और अभी हमने बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 12वां राज्य बना था। ये इस सीरीज में कई बार डिस्कस हो चुका है। तो आपको अभी खुद देखना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 141, केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल
राज्य घरेलू यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, ये जीडीपी ना होकर ध्यान रखिएगा जीएसडीपी है, ठीक है। जीएसडीपी की यहाँ बात हो रही है ना कि जीडीपी की, बहुत ध्यान से देखना है कि अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस बार के बजट में बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन बना है। तो अपने राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत क्या है उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, तो ऑप्शन ए है 3.12%, ऑप्शन बी है 2.17%, ऑप्शन सी है 1.78% और ऑप्शन डी क्या है 0.34%। तो इसका सही आंसर होगा 2.17%, ठीक है। 2.17 अपने जीएसडीपी का क्या किया गया, खर्च किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है और बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में क्या है, शीर्ष स्थान पर। बिहार क्या है, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया। कितना, तो पूरे जीएसडीपी का 2.17% क्या किया बिहार ने खर्च करा है, जबकि वही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य क्या है उच्च शिक्षा पर खर्च करने में फीसदी यानी कि बिल्कुल कम है। कौन कौन से राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य क्या है फीसदी है। रिपोर्ट के अनुसार ये सब वैसे राज्य हैं जिन्होंने अपने जीएसडीपी का 1% भी उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च नहीं किया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने जीएसडीपी का क्या 1% भी उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं करा है, ठीक है। तथा अपने जीएसडीपी में से उच्च शिक्षा पर 1.75% से अधिक खर्च करने वाले राज्य को क्या बेहतर माना गया, यानी कि जिन्होंने 1.7% किसका, तो अपने जीएसडीपी का 1.7% से अधिक अगर जिन्होंने खर्च किया उनको क्या बेहतर राज्य माना गया, बेहतर माना गया है। अब देखते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश बिहार का बजट क्या था 2,78,725 करोड़ रुपए था, जिसमें शिक्षा विभाग का बजट जो था 52,639 करोड़, समझ रहे 52,639 करोड़ है। यह कुल बजट का क्या है 18.89%, ये ध्यान रखना है। कुल बजट का कितना है ये ध्यान रखना है, ये जीएसडीपी का पूछा गया था। तो उच्च शिक्षा पर बिहार ने जीएसडीपी का कितना, तो 2.17, यही था ऑप्शन में, एक बार देख लेते हैं। 2.17% बिल्कुल सही। अपने जीएसडीपी का बिहार ने क्या किया था, जीएसडीपी का 2.17% शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर खर्च करा था, और जबकि बजट का कितना प्रतिशत 18.89%, 18.89% खर्च करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीयू ने बिहार मखाना, जिसे क्या कहते हैं मिथिला मखाना भी कहते हैं, को पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताया कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला था, देखिए ये भी आपको बताना है कि जीआई टैग मिथिला मखाना को कब मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 20 अगस्त 2022 को, 21 सितंबर 2021, ऑप्शन सी 22 मई 19 को, और ऑप्शन डी क्या है 23 जुलाई 2016 को। तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त 2022 को, ठीक है। 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर का मानना है कि मिथिलांचल के कई किसान ऐसे जो जानकारी के अभाव में या उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अपनी फसलों को अन्य राज्यों और विदेशों में क्या है नहीं बेच पाते, और नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा, उन्हें उनका मुनाफा, प्रॉपर मुनाफा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसे किसानों की फसल को बीयू यानी कि बिहार विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पैकेजिंग के बाद अच्छे दामों पर क्या करती है, बेचने का प्रयास करती है। और बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से 20 अगस्त 2022 को क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। यानी मखाना को जब जीआई टैग मिला था उस वक्त इसका नाम क्या कर दिया था, मिथिला मखाना कर दिया गया था, ठीक है। मिथिला मखाना से ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में मुख्य रूप से मखाने का क्या उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू हुए मखाना विकास योजना के तहत किसानों को खेती के लिए क्या 75% तक की क्या सब्सिडी दी जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि मखाना विकास योजना के तहत किसानों को खेती के लिए कितना, तो 75% तक क्या दी सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब
अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में से किस टीम ने जीता, यानी कि अंडर 15 और अंडर 17 इन दोनों वर्गों को किसने जीता? तो ऑप्शन है BSSA, ALF है अल्फा, PSF है और TSB है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार में पहली बार फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग का आयोजन किया गया। आयोजन कब से कब हुआ था? तो 21 मई से 2 जून 2024 तक हुआ था। ठीक है, इस प्रतियोगिता में अंडर 15 और अंडर 17 दोनों के बालक वर्ग की कुल 13 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें दोनों वर्गों का खिताब BSS है, यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने क्रमशः अल्फा और PSFA को हराकर अपने नाम किया। यानी किसने जीता था? तो BSS इसका सही आंसर होगा। अब उनके बारे में जो है वो डिटेल दिया हुआ उनके प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन है? ये कई बार रिपीट हो चुका है, रविंद्रन शंकरन है। और खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, अब पटना में गोवा के 37वां स्थापना दिवस क्यों मनाया गया था, ये इंटरेस्टिंग, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो राज्यपाल जी हैं वो कहाँ के हैं? तो गोवा के ही हैं। ठीक है, अब क्यों मनाया गया आगे देखते हैं। 37वां स्थापना दिवस को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2015, 31 नवंबर 2016, 31 जनवरी 2018 और 31 फरवरी 2017। तो इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2015। ठीक है, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, 31 अक्टूबर 2015। तो 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी राजभवनों में देश के विभिन्न राज्यों के क्या स्थापना दिवस मनाने की क्या की अनूठी पहल शुरू की थी। कि देश के विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की, इसी के तहत हाल ही में राजभवन पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माफ कीजिएगा मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी कहाँ के? तो गोवा के हैं। अब गोवा के स्थापना दिवस दिया गया कि 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा भारत के 25वें राज्य के रूप में क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। और पणजी को गोवा की राजधानी तथा कोंकणी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी और यहाँ की भाषा क्या है? कोंकणी है। गोवा आज़ादी के बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, इसलिए भारत में हर साल 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया? तो जाबिर अंसारी ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। तो किसमें? अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में। तो जाबिर अंसारी है और स्वर्ण पदक जीता। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी मुंगेर। ठीक है, इसका आंसर इसमें पटना दिया हुआ है, लेकिन डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जमुई के रहने वाले हैं, ऑप्शन वहाँ पे गलत है। अंतर्राष्ट्रीय एक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में 31 मई से 1 जून 2024 तक नेपाल में किया गया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 7 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल के खिलाड़ी शामिल हुए थे। भारतीय टीम का हिस्सा रहे जमुई जिले के झाझा निवासी जाबिर अंसारी ने अपना जलवा दिखाते हुए 75 किलोग्राम कैटेगरी में प्रथम स्थान कर क्या गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखना है कितने ग्राम किस वेट क्या था उनका? तो 75 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 146 लोकसभा चुनाव के बारे में है। 18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले विभिन्न सीटों पर जीतों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन ए है भाजपा 30 सीट पर जीत, जदयू 21 सीट पर जीत, राजद 9 सीट पर जीत और लोजपा 5 सीट पर जीत। इसका ऑप्शन क्या है? राजद जो है 9, इसमें कुछ राजद 9 सीटों पर और लोजपा क्या है? 5 सीटों पर जीत। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित किया। और ध्यान रखिए क्या कि
बिहार में जो लोकसभा चुनाव पूरे देश में होते तो बिहार में 7 के 7 चरणों में चुनाव हुए थे, ठीक है। चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वही महागठबंधन इंडिया अलायंस के 9 सीटों पर जीत मिली, ठीक है। तो 9 सीट पर जीते, यहाँ पे इंडिया अलायंस होना चाहिए था, ठीक है। एक अन्य सीट पर पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी को जीत मिली थी। ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे एट अ टाइम, बट बाद में इन्होंने क्या किया, निर्दलीय लड़ा था, ठीक है, चुनाव। अब ये डिटेल दिया हुआ है, पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है, कि भाजपा को कितना और लोजपा को कितना। लोजपा 5 पे लड़ी थी और 5 पे 100% इसका क्या था, स्ट्राइक रेट था बिहार में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये हम भी 1 पे लड़े थे और 1 पे जीते थे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। कुछ और तथ्य भी है, सिर्फ 3 ऐसे राज्य है जहाँ क्या हुआ, 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुए, यानी कि 7 फेज में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था लोकसभा का। ये राज्य है और 7 के 7 चरण कौन से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल मात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 7 के 7 चरण में क्या हुए, चुनाव हुए थे। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता रहा हूँ कि आपको देखना है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 40 सीटें हैं और आपको राज्यसभा की ठीक है, राज्यसभा की सीटें देखनी है कि कितनी है। बिहार विधानसभा की सीटें मैंने बताया था आपको कितना है, ये आपको देखना है। बिहार विधान परिषद की जो 75 सीटें बताई थी वो देखा था, और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। और मैंने आपको रिपीट करा दिया था विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 75 सीटें हैं और उसमें से 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है किसमें, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के अलावा सहकारिता के क्षेत्र में। जबकि केंद्र में जो मनोनयन होता है वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में होता है, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन राज्यों में सहकारिता के क्षेत्र में चयन होता है राज्यपाल द्वारा। क्यों? क्योंकि सहकारिता जो है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप देख लीजिएगा कि बिहार का जब बंटवारा नहीं तो उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें थी और विधानमंडल की कितनी सीटें थी बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिए। 147 इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है। यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल हैं, तो 4, 5, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी क्या है, 1 भी नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 भी नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हालिया जारी की गई 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार का एक भी स्कूल क्या है, जगह नहीं बना पाए हैं, ठीक है। इससे पहले जारी 21 और 23 जारी इस रैंकिंग में बिहार के किसी भी निजी स्कूल को इसमें क्या शामिल नहीं किया गया था। इस बार इसमें देश भर के 148 स्कूलों को रैंकिंग प्रदान की गई। यह रैंकिंग स्कूलों के 8 पैरामीटर्स पर दी जाती है। उनका जो पैरामीटर है रैंकिंग किस आधार पर देना है, ठीक है। और शीर्ष रैंकिंग पर दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलोर नॉर्थ है, ठीक है। और उसके बाद बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम मुंबई में है, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल है मुंबई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। जर्मनी में रहने वाले लोगों द्वारा किया गया है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का। तो इसका ऑप्शन है 1 जून 2024, 4 जून 2024, 6 जून 2024 और 8 जून 2024। तो इसका सही आंसर होगा 1 जून 2024। 1 जून 2024 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पिछले 4 सालों से बिहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ यह आयोजन बिहार के रहने वाले लोगों की ओर से जून के महीने में क्या मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बिहार की संस्कृति और यहाँ से जुड़े लोक नृत्य को यहाँ के युवकों, वहाँ की युवा पीढ़ी तक पहुँचाना है। साथ ही इस महोत्सव में बिहार की जीवंत परंपराओं, संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों को भी क्या दर्शाया गया है। बिहार की स्थापना क्या 22 मार्च 1912 को हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में, अभी मैंने बताया था। और 22 मार्च 2024 को क्या है, बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार से संबंधित जो कथन है, जो कई बार रिपीट में कर चुका हूँ, कई बार इसमें इस सीरीज में आ चुका है, तो आप खुद देखना है आपको इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
यानी कि 1 महीने के अंदर यानी 31 जुलाई तक कितने आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया? तो ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़ और ऑप्शन डी 4 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 करोड़। ठीक है, ये वाला। चलिए, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों को हर साल मुफ्त 5 लाख रुपए तक का क्या स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। और क्या एक केंद्र पालित योजना है? ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या करती है? वित्त पोषित करते हैं। ठीक है, केंद्र प्रायोजित होते हुए भी वित्त पोषण कौन करेगा? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर यानी 31 जुलाई 2024 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कैंप लगाकर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 150, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कुल कितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारी को क्या सम्मानित किया गया था? ये गणतंत्र दिवस वाला नहीं है जो केंद्र सरकार ने सम्मानित किया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को यानी कि बिहार के डीजीपी द्वारा क्या सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 108 और ऑप्शन डी है 118। तो इसका सही आंसर कितने पुलिसकर्मियों को? तो 118 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं। 7 चरणों में संपन्न हुआ था लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक। और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इन तीनों चरणों में, तीनों राज्यों में क्या हुआ? 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। और चुनाव के दौरान कुशल नेतृत्व उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 जून 2024 को 118 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को क्या किया? प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और उन्हें यह सम्मान बिहार के मौजूदा पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा दिया गया। और राज्य सरकार के अनुसार बिहार में इस चुनावी ड्यूटी में लगे 36 पुलिसकर्मियों को क्या हुई थी? मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 151, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ। बताएं कि इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए? तो ऑप्शन ए है 2 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्य मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री, और ऑप्शन सी 6 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य मंत्री, या फिर ऑप्शन डी 8 केंद्रीय मंत्री और 0 राज्य मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से 8 सांसद को क्या मंत्री बनाया गया? इसमें भाजपा के 4, जदयू के 2 और लोजपा के और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के 1-1 सांसद है। ठीक है, इनमें 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अब कैबिनेट मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो रामनाथ ठाकुर। आपको याद हो इनके पिताजी कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी जिनको अभी क्या मिला है? उनके 100वें जयंती पर उनका क्या भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, और भारत रत्न अभी हाल ही में इन्होंने ही रिसीव किया है। तो रामनाथ ठाकुर जी हैं, उनको क्या बनाया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जो कि राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, राज्य मंत्री के तौर पर। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय राज्य मंत्री। सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये भी राज्य मंत्री। अब देखते हैं आगे। चिराग पासवान खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय, ठीक है। जीतन राम मांझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MSME मंत्रालय, ठीक है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय मंत्री। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जो पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, ठीक है। इससे पहले वर्ष 2019 में 6 और वर्ष 2014 में 7 मंत्री क्या बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पद ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है S सिद्धार्थ के पाठक, ऑप्शन सी सुदीप लांडे और ऑप्शन डी मनु महाराज। तो इसका सही आंसर होगा S सिद्धार्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में क्या अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन ए नंद किशोर यादव, ऑप्शन बी नरेंद्र यादव, ऑप्शन सी देवेश चंद्र ठाकुर और ऑप्शन डी रामचंद्र पूर्वे। तो इसका सही आंसर होगा देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने क्या था बिहार विधान परिषद के कौन थे सभापति हैं, जिन्होंने हाल ही में क्या किया था अपना इस्तीफा दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 153 का हम डिटेल देखते हैं।
बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जदयू ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा सदन के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सांसद चुने गए थे, जिसके बाद उनके विधान परिषद सदस्यता खत्म होने के लिए संवैधानिक रूप से इस्तीफा देना क्या था, अनिवार्य था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपको ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ चुन लिया जाता है या फिर पहले बारी बारी से चुन लिया जाता है, या कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है और पूर्व में वो क्या विधायक हो, तो उसमें क्या अगर रेजिग्नेशन नहीं देते एक जगह से, या तो सांसद से या फिर विधानसभा से, तो किसकी सदस्य जाएगी, ये क्वेश्चन है, आपको देखना है। ठीक है, अब विधानमंडल के बारे में दिया हुआ है, विधानसभा विधान परिषद जैसा लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, और 243 सीटें हैं, 75 सीटें क्या है निर्धारित है विधान परिषद के लिए, और विधानसभा की 243 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्होंने हाल ही में उनके घर जाकर क्या किया, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वरिष्ठ पत्रकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध सर्जन और समाज सेवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, सुरेंद्र किशोर जी कौन है, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 जनवरी 2024 को पूरे भारत में से पद्म पुरस्कारों के लिए 132 महान हस्तियों का चयन किया गया। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। और 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या पुरस्कार दिया गया, और इस पर बिहार को 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला। कितना, तो 2024 में 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला। हालांकि इन 4 में शामिल वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर स्वास्थ्य कारणों से क्या सम्मान लेने के लिए दिल्ली नहीं जा सके। ठीक है, तो उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति की ओर से पटना जिलाधिकारी शीर्षक कपिल द्वारा इस पुरस्कार से उनके घर पर जाकर उन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और सुरेंद्र किशोर का जन्म 2 जनवरी 1947 को सारण जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 155, बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 16 जून से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय क्या मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका, मिलेट्स महोत्सव का। आपको पहले भी बताया था कि आपको मिलेट्स ऑफ द ईयर कब बनाया गया था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2023 को मिलेट्स वर्ष, बाजरा वर्ष मनाया गया था 2023 को। ठीक है, तो यदि 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन ए है बापू सभागार पटना, रविंद्र भवन पटना, श्री कृष्ण भवन पटना और विश्वमान भवन पटना। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र भवन पटना में। ठीक है, मिलेट्स महोत्सव का 3 दिवसीय 16 से 18 जून 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया था रविंद्र भवन पटना में। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मौजूदा कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए। यह आयोजन का विषय क्या था, कैसे आहार को अपने जीवन औषधि बना सकते हैं, ये क्या था, थीम था या विषय था। ठीक है, मोटे अनाजों के फायदे और इसको बनाने और खाने की विधि का विस्तार से क्या किया गया, चर्चा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जहां मोटे अनाज के फायदे और इसको बनाने के खाने की विधि और विस्तार से चर्चा किया गया। भारत दुनिया में मोटे अनाजों का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारतीय राज्यों में कर्नाटक मोटे अनाजों का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। यानी कि भारत में, पूरे विश्व में मोटे अनाज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो भारत में होते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो कर्नाटक में मोटे अनाजों का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। इससे क्वेश्चन याद आ रहा है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोर्ट नीति जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, बिहार का कौन सा स्थान था, पूरे देश का कितना परसेंट, मैंने बताया था कि कितना परसेंट एक्सपोर्ट जो है बिहार से होता है। ये आपको एक बार जाके लास्ट क्लास में, इसके पहले जब मैंने करवाया था इस सेशन में, इस सीरीज में, तो आपको देखना है। ठीक है, बस मैं इतना बताऊंगा कि बिहार में बेगूसराय ऐसा जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है, निर्यात होता है। तो पूरे देश का कितना परसेंट बिहार से होता है और बिहार की रैंकिंग क्या थी जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी, आपको खुद देखना है। ठीक है, मोटे अनाज का उदाहरण क्या है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का बैठक आयोजित की गई। ठीक है, 88 और 89। ठीक है, बैंकर समिति की त्रैमासिक बैठक। तो ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा पटना में। 14 जून 2024 को होटल मौर्य पटना में वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय
88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक बैंकर समिति की क्या बैठक आयोजित की गई, और संयोजक कौन था कन्वेनर इसका, तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इस बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो काम चल रहा है उस और बैंकों में से फीडबैक लिया गया, साथ ही विभिन्न योजनाओं में बैंकों की सहभागिता की समीक्षा की गई। अर्थात इस बैठक में राज्य की तमाम योजनाओं में बैंक की भूमिका की क्या की समीक्षा की गई। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का क्या उद्घाटन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का बताएं कि इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस वर्ष घोषित किया गया था विश्व धरोहर, तो ऑप्शन ए है 2008 में, ऑप्शन बी 2013 में, और ऑप्शन सी है 2014 में, और ऑप्शन डी क्या है 2016 में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था, तो ऑप्शन डी है 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के कहाँ की विधायक श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह क्या है, एक प्लेयर भी है निशानेबाजी की निशानेबाजी में। ठीक है, और हाल ही में 21/2024 को 26 जुलाई से 11/2024 तक आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। तो ये देखना है कहाँ की विधायक है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए उन्होंने क्या किया था, क्वालिफाई किया था। तो ये जमुई की विधायक है। ठीक है, बाकी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी जमुई और ऑप्शन डी सिवान। तो इसका सही आंसर होगा जमुई। ठीक है, श्रेयसी सिंह काफ़ी फेमस है, शूटर है, निशानेबाज है, तो ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर लार्सन और टर्बो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसकी क्षमता 85 मेगावाट की होगी। तो ऑप्शन ए है हाजीपुर वैशाली में, ऑप्शन बी कजरा लखीसराय, ऑप्शन सी कादरियाबाद और ऑप्शन डी कुम्हार पटना। तो इसका ऑप्शन बी होगा कजरा लखीसराय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। तो ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी क्या अरवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नवादा। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ बिहार में हाल ही में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का क्या आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में रहता है ये आम महोत्सव। ठीक है, और तरह तरह के आम जो भी है, जैसे जीआई टैग किसको मिला है आम में, तो जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आम के बहुत सारी वेराइटी है बिहार में, तो उसमें से जर्दालू आम को क्या जीआई टैग मिला। तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया राजकीय स्तर पर। ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर ना, राजकीय स्तर पर। तो ऑप्शन ए ज्ञान भवन, बी बापू सभागार, सी गोलघर और डी पटना म्यूजियम। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान भवन में। ठीक है, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का क्या आयोजन किया गया 2024 का। इसका उद्घाटन 22 जून 2024 को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, और क्या 9वीं बार अभी मुख्यमंत्री हैं। आयोजन 22 जून से 24 जून 2024 तक। जर्दालू आम बिहार में एक प्रसिद्ध किस्म है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति बिहार के भागलपुर जिले में हुई है। कहाँ से हुई है जर्दालू आम की उत्पत्ति, तो भागलपुर जिले से हुई है। अब वर्ष 2017 में जर्दालू आम को क्या है जीआई टैग मिला था। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि किस ईयर, तो वर्ष 2017 में जर्दालू आम को क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है वर्ष 2017 में। ठीक है, इसलिए इसकी डिमांड क्या है, बढ़ गई है। कृषि उत्पादों में अब तक बिहार के 6 उत्पादों को क्या है जीआई टैग मिल चुका है। कृषि उत्पाद में ध्यान रखना है, कृषि उत्पाद की बात हो रही है न कि सभी। तो 2023 में चनपटिया पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को क्या है जीआई टैग मिला है। तो मरचा चावल कहाँ का प्रोडक्ट है बिहार में, तो चनपटिया पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, और वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। हाल ही में घोषणा के अनुसार बताया कि बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 1 लेखकों को, ऑप्शन बी है 2 लेखकों को, ऑप्शन सी है 3 लेखकों को,
और ऑप्शन डी क्या है, एक भी नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 2 लेखकों को। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। हाल ही में 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। युवा पुरस्कार में 23 लेखक और बाल साहित्य पुरस्कार में क्या है, 24 लेखक। इसमें बिहार से मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी झा, किसको, रिंकी झा ऋषिका को, ठीक है। बिहार से मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वो मधुबनी के ननौर की रहने वाली हैं, ठीक है। वहीं वरिष्ठ लेखक, कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये मधुबनी के ही घोघरडीहा के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेताओं की क्या है, सूची है, आप देख लीजिए खुद ही, ठीक है। जितने भी साहित्य युवा पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी में, विजेताओं की सूची है, टोटल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितने, 21 है इधर, और बाकी आगे देखते हैं। अब ये साहित्य 24, इसमें संस्कृत का भी क्या है, घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता 2024, ये उनकी सूची है, ठीक है। तो नंदिनी सेनगुप्ता है, अंग्रेजी में द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। देवेंद्र कुमार हिंदी में है 51 बाल कहानियाँ। बाकी और लोगों का लिस्ट दिया हुआ किसका है, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, ठीक है, ये उनकी लिस्ट दी हुई है। 24 में उसमें संस्कृत की घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है। और ये क्या था, युवा पुरस्कार विजेता था, तो ये लोग 24 है, और इसमें भी क्या था, 24 ही है। तो 24 में संस्कृत में घोषणा नहीं हुई है, तो बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी क्या है, 24 ही है। क्वेश्चन नंबर 163 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों को, गड्ढा क्या, वहाँ का क्रेटर, ठीक है, क्रेटर के बारे में बात हो रही है, का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। ये बड़ा न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2 क्रेटर जो खोजा गया है, किस ग्रह पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन के, खोजे गए हैं, और 2 क्रेटर जो खोजे गए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, क्या किया जाएगा, छोटे शहरों के, 2 छोटे शहरों के नाम रखने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है बुध ग्रह पर, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन डी है मंगल ग्रह, और ऑप्शन डी है शनि ग्रह पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह पर क्या खोजा गया, 2 क्रेटर या गड्ढा। जब ज्योग्राफी की क्लास में हम आएंगे तब देखेंगे क्रेटर्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका प्रोसेस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर यानी गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है, तथा एक अन्य क्रेटर का नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई। ये तीनों गड्ढे मंगल ग्रह पर थारी ज्वालामुखी के क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, गड्ढा 65 किलोमीटर चौड़ा है, और इसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। दूसरे और तीसरे गड्ढे का व्यास जो है वो 10 किलोमीटर है। इसे मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये ध्यान रखना है, क्या रखा गया नाम, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। मुर्सन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के एक शहर, वही हिल्सा जो हाथरस जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके एक शहर का नाम है मुर्सन, ठीक है। और हिल्सा जो है बिहार, हिल्सा क्रेटर का नाम कहाँ से, तो बिहार के एक शहर नालंदा जिला के नाम पर रखा गया है। मुर्सन और हिल्सा का नाम क्रमशः PRL के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज और PRL वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थानों के सम्मान में चुना गया, ठीक है। तो ये 2 जगहों का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि क्या थे, ये PRL के वर्तमान निदेशक अनिल भारद्वाज जी हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थानों में सम्मान में चुना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे पेड़ लगाकर क्या हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नवादा और गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, और ऑप्शन सी है जमुई, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बारे में देखते हैं।
बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 24 जून 2024 को औरंगाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा किया कि बिहार के 4 जिले औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, क्या तो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में मृत प्राय और नंगे पहाड़ों का लगभग 50,000 सीड बॉल के जरिए क्या किया, पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा। और वन महोत्सव भारत में वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक साप्ताहिक वृक्षारोपण उत्सव है जो जुलाई के पहले सप्ताह में यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई में मनाया जाता है। इस दौरान जन जन की भागीदारी सुनिश्चित कर बृहद पौधारोपण अभियान क्या किया चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024, ध्यान रखना है ब्रिक्स गेम्स है ये, ब्रिक्स गेम्स 2024। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स की लास्ट मीटिंग कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है, और कहाँ उसको देखना है, ठीक है। तो ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था कि बिहार के आकाश कुमार ने वहाँ क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन ए है बाकू अजरबैजान, ऑप्शन बी बाली इंडोनेशिया और ऑप्शन सी काहिरा मिस्र और ऑप्शन डी क्या है, कजान रूस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कजान रूस में। तो कजान रूस में 17 से 22 जून तक आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार, ठीक है, ये आकाश कुमार है, ने क्या किया, कांस्य पदक जीता। आकाश कुमार बिहार के कहाँ के रहने वाले, सारण जिले के छपरा के रहने वाले हैं। वे बिहार सरकार के गृह विभाग में कार्यरत हैं। बिहार सरकार के मेडल लॉ और नौकरी पाओ स्कीम के तहत उन्हें क्या मिली है, नौकरी मिली है, मेडल और स्कीम पाओ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और हाल ही में घोषणा हुई कि बिहार के प्रत्येक नगर और ग्राम पंचायत में क्या खेल क्लब खुलेंगे। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 विभाग की झांकियां निकाली गई। ये रिपीट है, ठीक है। इसमें बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लॉ और नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, जिसमें दूसरा सबसे झांकी का पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है नालंदा जिला, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण और ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का क्या उद्घाटन किया गया है। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि क्या है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में भी है। 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का क्या किया, लोकार्पण किया। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास 6 मई 2022 को किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें कन्वेंशन सेंटर परिसर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण भी किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है। किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आपको साथ में ये भी जाकर देख लेना है कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है और प्लस जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला है क्या है, सबसे छोटा है। साथ ही ये भी देखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन राइज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में बिहार का पहला और एकमात्र क्या है, टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में, ठीक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या क्या है, 54 है। और हालिया आंकड़ों के अनुसार बाघों की संख्या क्या है, 3682। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 785। हिम तेंदुओं की संख्या 718 है भारत में, जो कि सर्वाधिक लद्दाख में 477 477। तेंदुओं की संख्या 13,874 है और सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है 3907। गोल्डन लंगूर यानी सुनहरे लंगूर कहाँ है, तो सुनहरे लंगूर कितने हैं, तो 7,396, जो कि सर्वाधिक असम में है। ये मार्च 2024 तक का क्या है, गणना है ये। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, तो 1973 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में। और प्रोजेक्ट चीता कब, तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024, यानी कि वाराणसी में क्या आयोजित होता है, राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन था, जिसका नाम क्या दिया गया था,
तो काशी फिजियोकॉन 2024 दिया गया था। में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर से क्या सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, ऑप्शन बी दीनबंधु पात्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर अर्जुन राय और ऑप्शन डी डॉक्टर अमित मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर अमित मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024, ये ध्यान रखना है कि काशी फिजियोकॉन नाम दिया गया था 2024 में सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध फिजियो चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को फिजियो ऑफ द ईयर से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था और ये सीरीज अब खत्म होता है। फिर अगली बार हम कुछ और करंट अफेयर्स और कुछ और सब्जेक्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।